हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ हैं। रजनीश, वहां के कार्यक्रम के बारे में सीधे बताएं, क्या किस तरीके से फिलहाल तैयारी की गई है? रजनीश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, अगर माइक ऑफ है तो एक बार फिर से आ गई आवाज जी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो विश्वकर्मा समाज से जुड़े हुए हैं, छोटा छोटा रोजगार करते हैं। ऐसे तमाम लोगों की तादाद यहाँ पर आप में ऐसे लोग हैं, उनमें से ही कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम बताइए। पूजा। क्या काम करती हैं आप? CSE वैली। ये जो आज योजना लॉन्च हो रही है विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, उससे किस तरह से लाभान्वित होंगी? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की ओर से जो ये योजना लॉन्च की जा रही है वो आप लोगों को किसी रूप में फ़ायदा पहुंचाएगी? हाँ जी, करेगी। जो छोटे छोटे लोग होते हैं, मतलब कि शिल्पकार हो गए, प्रेस करने वाले हो गए, सिलाई वाले होते हैं, वो लोन लेके अपना एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, आगे ऊंचे लेवल पे काम कर सकते हैं, पाएंगे और अपने पैरों पे खड़ी हो पाएंगे। हाँ जी, जो कर सकता है वो तो करेगा। आप क्या काम करते हैं? CSE सेंटर चलाते हैं। के बारे में क्या जानते हैं? ठीक है, ये रोजना जैसे छोटे ठीक है रजनीश, मैं आता हूं आपके पास। जल्दी से लखनऊ का रुख कर लेते हैं। प्रीति श्रीवास्तव के साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। प्रीति, वहां पर लोग इस योजना को लेकर क्या कह रहे हैं? बता दूं कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जो विश्वकर्मा योजना लॉन्च हो रही है, उसको लेकर यहाँ पर अभी कुछ ही देर में राजनाथ सिंह जी मौजूद आएंगे और यहाँ पर वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं और आगे इस योजना को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि ये लोग छोटे छोटे उद्योग करते हैं, उनको लेकर हम बात करते हैं। ये बताइए कि इस योजना को लेकर किस तरीके से देखते हैं आप? सर्वप्रथम मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनके तहत जो योजनाएं हैं, योजनाओं का लाभ बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है। बाकी अगर हम देखें उसको तो कौशल विकास योजना के तहत सभी युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है और फिर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। लोग हैं हमारे साथ, आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से रोजगार मिल रहा है आप लोगों को? सबसे पहले तो मैं अपने PM जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा उनके जन्मदिन की। कौशल विकास योजना में हमारे PM और हमारे भारत सरकार का बहुत बहुत योगदान है और मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हम युवाओं को रोजगार प्रदान करने के साथ साथ किस तरीके से क्या काम करते हैं और किस तरीके से आप इस योजना को देखते हैं? अभी तक जितनी भी योजनाएं रही हैं उनसे हम लोग को बहुत फायदा हुआ है। चलिए, इन लोगों के पास वापस आएंगे, सीधी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ, मैं आपसे बात चाहूंगी क्योंकि उदय शंकर जी ने थोड़ी देर पहले जिस तरीके से जिक्र किया, क्या इंडिया गठबंधन का एकजुट होना, ये गठबंधन कहीं ना कहीं ओबीसी वोटर्स के तहत आपको लगता है एक बड़ी चुनौती बन चुका है, इसलिए राजनीतिक लिहाज से इस परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी हो चुका है? गठबंधन, अभी जो घोसी उपचुनाव के जिक्र यहाँ पर हमारे पैनलिस्ट कर रहे थे, वो सीट ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के पास थी और वहां पर जब भारतीय जनता पार्टी घोसी उपचुनाव में जब पहले जीती थी उस सीट को, जितना वोट परसेंटेज हमें मिल रहा था उससे ज्यादा हमें इस उपचुनाव में मिला है। बाकी जो बाई इलेक्शंस होते हैं हम सब जानते हैं, उनके अपने कारण होते हैं, वो चुनाव सामान्य चुनाव से अलग होते हैं, लोकल मुद्दे बहुत ज्यादा हावी होते हैं और उस कारण से जो पार्टी ऑलरेडी वहां जीती हुई थी वही फिर से चुन करके आई। वो ये नहीं माना जा सकता कि वो जो ग्लोबल नेशनल बन चुका है। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने क्या कहा इस जीत के बाद कि ये इंडिया गठबंधन की पहली जीत है, शुरू हो गया सिलसिला। अब अखिलेश जी ने तो ये भी कहा था कि G20 में जी जो है वो घोसी के लिए तो नहीं है। अब विपक्ष की इन बातों का क्या जवाब दिया जाए सौरभ जी, आप बताइए। अब वो उनकी समझ शायद इतनी है, जब विश्व के सारे नेता हमारे देश में आ रहे थे तब भी उनको यही बातें याद आती है। मैं ऐसा नहीं मानता, मेरा मानना बस स्पष्ट है, जितना कल्याणकारी योजना ओबीसी समाज के लिए हमारी सरकार लेकर के आई, आज तक विपक्ष की जितनी सरकारें रही हैं कोई नहीं लेकर के आई। आप मानिए सौरभ जी, ओबीसी कमीशन को नेशनल कमीशन का राइट नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मिला हुआ था उनको, पर हमारी सरकार लेकर के आई और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देकर के SC/ST कमीशन के तर्ज पर ओबीसी कमीशन भी बनाया गया। आज जितने ज्यादा ओबीसी SC/ST मंत्री हमारी सरकार में है, 60% मंत्री, वो तो कभी भी नहीं रहे, किसी सरकार में नहीं रहे। जितनी स्कॉलरशिप्स छात्रों को दी जा रही है ओबीसी समाज से, वो तो आज से पहले कभी भी नहीं दी जा रही थी। ये विश्वकर्मा पूरी योजना उन्हीं ओबीसी समाज के लोगों के लिए। ठीक है, महिमा जी कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं सिद्धार्थ जी आपकी बात पर, उन्होंने हाथ उठा रखा है। महिमा जी, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारी जो योजनाएं हैं वो लोगों को एम्पावर्ड करने के लिए हैं और दूसरी तरफ जातियों में बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है, बांटने की कोशिश की जा रही है वोट बैंक साधने के लिए।
जो बात मैंने शुरू में कही थी उसी को दोहराऊंगी जी। कि चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना, नई रोशनी है। ये भाजपा सरकार है जिसके अंदर जब हमारे शहीद होते हैं तो प्रधानमंत्री जश्न मनाते हैं जाकर के। ये अभी उपचुनावों की बात कर रहे हैं, बड़ी सहूलियत से भाजपा अपना नैरेटिव चुनती है। उपचुनावों के अंदर जब 7 में से 4 इंडिया जीत जाता है तो फिर भाजपा कहती है कि उपचुनावों के अलग कारण होते हैं। आपको याद होगा कि जो योगी आदित्यनाथ की अपनी सीट थी उसको भी उपचुनाव में कोई और जीत गए थे, जबकि वहां 5 या 6 बार से लगातार वो ही विधायक रहे थे उससे पहले। तो खैर उसकी कहानी में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि भाजपा की सहूलियत से पूरा देश वाकिफ है। लेकिन अभी इन्होंने जो बातें कही दलितों के, पिछड़ों के, ओबीसीज के बारे में, तो वो वीडियोस तो वायरल हैं जहां कहीं किसी ओबीसी के ऊपर मूत्र विसर्जन कर रहा है कोई इनका नेता, जहां कोई गोली चला रहा है किसी ओबीसी के बेटे के ऊपर, जहां कोई किसी से किसी तरह का इस तरह का भद्दा कार्य करवा रहा है। तो एक ही गारंटी भाजपा दे सकती है इस देश को, नहीं, सहूलियत के लिहाज से अगर आप बात करें तो जनता के बीच उनको सोचते हुए ऐसी कई योजनाएं सामने हर तरफ हर पार्टी रखती है, तो इस पर सवाल क्यों हो जाता है? यही सवाल सिद्धार्थ आपसे भी है कि आखिर क्यों इस तरीके से जब योजनाओं की बात आती है तो उसमें वोट बैंक और साथ ही वोट प्रतिशत को देखते हुए चीजों को जोड़ने की कोशिश कर दी जाती है। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में सिद्धार्थ। देखिए सुरभि जी, ये तो हम मानते हैं सौभाग्य इस देश का कि इस देश में राजनीति उस तर्ज पर आई है कि जब कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं और उस पर चर्चा की जा रही है कि वो किसको लाभार्थी करेगी और शायद इसका वोट में भी कन्वर्जन होगा या नहीं होगा। पर ये तो तभी शुरुआत हो पाई ना जब देश में कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं। अगर यही देश वही भ्रष्टाचार से ग्रसित रहता, वही CWG 2G जीजाजी यही देश में चल रहा होता, हर जगह हताशा फैली हुई होती, इंटरनल सिक्योरिटी बहुत खराब होती, तब कौन से समाज की बात होती, कौन से वोट शेयर की बात होती? तो ये तो नहीं हो सकती थी। रही बात महिमा जी जो बोल रही हैं, बड़ी वरिष्ठ पैनलिस्टें बहुत रहती हैं, पर ये भी एक कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स है। देश में 140 करोड़ लोग हैं, एक घटना कोई कहीं हो जाए, उस घटना के बाद शिवराज जी का क्या रिस्पांस रहा, हमने उस आरोपी के साथ क्या किया, उस पर नहीं जाएंगी। एक घटना कहीं समाज में किसी हो गई, हमारे समाज में बड़ी चीजें ऐसी होती हैं, उसको लेकर के नहीं सरकार को, आप पॉलिसी पर बात नहीं करेंगे। आपने ओबीसी के लिए क्या किया था आप ये बताइए, क्यों नहीं आपने बनाया था उनका कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी क्यों नहीं ला पाई कांग्रेस? आप 10 साल सरकार में थे। ठीक है, सवाल कई हैं, जवाब लेने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त विश्वकर्मा योजना के ऐलान पर हम बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के अपने सवाल हैं, लेकिन देखिए नूर मोहम्मद हमारे संवाददाता इस वक्त हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। नूर, ये बताइए हैदराबाद में क्या रिएक्शन मिल रहा है इस योजना के ऐलान को लेकर? देखिए, आंध्र और तेलंगाना के अंदर तकरीबन 4.5 लाख लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। जो बेरोज़गार थे, जो बेसहारा थे, उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बन रहा है। इस सहारा को लेकर जो 4.5 लोग जिस तरह से जश्न मना रहे हैं, देखिए एक हैदराबाद के अंदर आज तो लिबरेशन डे का जश्न हो रहा है, दूसरी तरफ ये स्कीम जो बेरोज़गारों को मिलना, ये भी सबसे बड़ा एक जश्न का माहौल बना हुआ है। देखिए राज्य सरकारें तो इस योजना के ऊपर लगातार आरोप तो लगाते रहेंगे, हो सकता है कि कल या परसों और दूसरे राज्य सरकार भी इस तरह के योजनाएं ला सकते हैं, मगर तेलंगाना और आंध्रा के अंदर तकरीबन 4.5 लोगों को इसका सीधा रास्त फायदा हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं को इसका फायदा होता नजर आ रहा है यहाँ पे। जी।